हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा स्टूडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज की शुभ प्रभात, सॉरी शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। शाम का वक्त है। आपके लिए आज साइंस की एक नई श्रृंखला बनाकर तैयार की गई है। आपके पिछले 2 साइंस की कक्षाएं हो चुकी हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न वहाँ पर हुए हैं। ये रेलवे ग्रुप डी, यूपी के अन्य परीक्षा जैसे पेट, टेट, सुपर टेट, रेलवे में ग्रुप डी के अतिरिक्त जैसे एनटीपीसी वैकेंसी आती है, या अन्य स्टेट में किसी अन्य एग्जाम में जहाँ जहाँ भी साइंस पूछी जाती है, जैसे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ साइंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। सबसे बड़ा रेलवे ग्रुप डी में साइंस का रोल है, तो उसको साइंस को ध्यान में रखते हुए नई श्रृंखला बनाई गई है आपके लिए। सुपर टेट में भी साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये सुपर टेट के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लाइक भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज का आपको टारगेट रखा गया है, कल तक 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए। इतना वीडियो को शेयर करें आप कि कल तक 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए। आप लोगों ने अभी तक बहुत अच्छी मेहनत की है, उस मेहनत के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। वीडियो का वॉचिंग टाइम भी बहुत अच्छा आ रहा है, वीडियो चल भी बहुत अच्छे रहे हैं। तो इसी मेहनत को आगे बढ़ाते रहें, जिससे आपके साथ साथ हमें फ़ायदा होता रहे। जब वीडियो आगे बढ़ेगा तो आपको पीपीटी फाइल वगैरह उपलब्ध करवाई जाएगी, अन्य कार्य भी होते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, एक एक करके देखते रहें। ऐसा कोई प्रश्न आपके लिए नहीं होगा जिसे छोड़ने की आप इच्छा करें। जबरदस्ती अगर आप छोड़ना ही चाहते हो तो मैटर ही अलग है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? देखो, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है, और 1 जूल बराबर होते हैं 10 पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर क्या होती है? 10 पावर 7 अर्ग। बल का न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो बल का। वाट किसका मात्रक होता है? तो वाट होता है शक्ति का। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। डाइन किसका मात्रक होता है? तो ये भी बल का मात्रक होता है, और ये सीजीएस पद्धति में होता है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका सभी को आंसर देना है। कल हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे हिंदी के लिए, 2 ही लोगों ने आंसर दिए थे, मतलब इसका ये हुआ कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखो, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 पावर 12। ठीक है, ये 12 होते हैं किलोमीटर, और अगर इन्हें मीटर में बदल दिया जाए तो 9.46 इंटू 10 पावर 15, तो ये हो जाते हैं आपके मीटर। ये प्रकाश वर्ष से जुड़ी हुई घटना है। देखो, समय का मात्रक क्या होता है? तो समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कहीं आप लिख लेना ब्रैकेट में, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? देखो, अधिवर्ष। अधिवर्ष किसे कहा जाता है? लीप वर्ष को। तो लीप वर्ष समय का मात्रक हो गया। चंद्रमास। चंद्रमास कितने दिन का होता है? 28 दिन का। ये भी समय का मात्रक हो गया। लेकिन प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। ये देखो जस्ट लिखा है कि नहीं, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणा 10 पावर 12 किलोमीटर। अगर मीटर में से बदलेंगे तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। ठीक है, देखते रहें, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पारसेक किसका मात्रक होता है? तो पारसेक भी दूरी का मात्रक होता है, और 1 पारसेक बराबर होता है, 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष, या 3.08 गुणा 10 पावर 13 किलोमीटर।
या 0.38 10⁻16 मीटर। आप इसमें देखो 3.26 है कि नहीं, 3.26 में 9.46 गुणा 10 की घात 12 का गुणा करके देख लें, यही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो पार्सेक किसकी इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता बिल्कुल सही है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई बिल्कुल सही है, समुद्री मील दूरी की इकाई बिल्कुल सही है, लेकिन सेल्सियस किसके लिए प्रयोग होता है, तापमान के लिए। सेल्सियस किसके लिए प्रयोग होता है, तापमान के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो उसने गलत ही तो पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सेल्सियस किसके लिए होता है, तापमान के लिए होता है, यही सुमेलित नहीं है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, देखो ल्यूमेन किसका होता है, तो ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, ल्यूमेन। और ज्योति तीव्रता का क्या होता है, तो लगे हाथों लिख लेना यहाँ, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का होता है मात्रक, ज्योति तीव्रता का होता है मात्रक कैंडला। ज्योति तीव्रता का क्या होता है मात्रक, कैंडला। चलिए आगे देखते हैं, यही नीचे ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो किसका है, ज्योति फ्लक्स का। और ज्योति तीव्रता का क्या हो जाता है, तो ज्योति तीव्रता का हो जाता है कैंडला। चलिए प्रश्न देखते रहे, सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्कल किसका मात्रक है, देखो पास्कल किसका मात्रक है, तो पास्कल दाब का मात्रक होता है। पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। तापमान का क्या होता है, तो तापमान का होता है डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, या केल्विन भी तापमान का मात्रक होता है। ठीक है, आगे देखो, कैंडला अभी हाल जस्ट ऊपर बताया था, किसका होता है कैंडला, ज्योति तीव्रता का। ज्योति फ्लक्स का क्या बताया था वहां, ये बात भी आपको दिमाग में रखना। ज्योति फ्लक्स का क्या बताया था हमने, ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडला। यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है, देखो यंग प्रत्यास्था गुणांक लंबाई का बल से संबंध होता है कि नहीं, तो बल का हो गया न्यूटन। लंबाई के लिए क्या होता है मीटर, क्षेत्रफल के लिए क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में युग्मों में से किन भौतिक राशियों में के समान विमीय सूत्र नहीं है। आवेग संवेग के बिल्कुल समान होते हैं, कार्य ऊर्जा के जब मात्रक ये के समान होते हैं, बल और भार के बिल्कुल समान होते हैं, दोनों के न्यूटन होते हैं। ठीक है, तो कौन सा लग हो जाएगा, बल एवं दाब। ठीक है, बल एवं दाब ये दोनों है, इनके भौतिक राशियां के विमीय सूत्र कैसे होंगे, अलग, क्योंकि इनके मात्रक अलग है, तो इनके विमीय। इसका देखो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, दाब का मात्रक क्या होता है पास्कल। यहाँ दोनों की मात्रक क्या होते हैं, कार्य और ऊर्जा की जूल। मात्रक समान तो यहाँ विमा भी समान। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन, जब मात्रक समान तो विमा भी समान हो जाएगी। आगे देखते हैं, अदिश राशि। अदिश राशि कौन सी है, जिसमें दिशा नहीं होती है, तो ऊर्जा में कोई दिशा नहीं होती है। यहाँ क्या पूछिए, सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है, वेग। थोड़ी लिख लो दो चार अदिश राशियां, अदिश राशि और सदिश राशि। सदिश में लिख लो जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये कैसी राशि हो जाती है, सदिश। अदिश कैसी हो जाती है, जैसे द्रव्यमान, चाल, समय, लंबाई। अगर देखो विस्थापन है तो कैसी हो जाएगी, सदिश। लंबाई है तो कैसी हो जाएगी, अदिश। ये अदिश सदिश होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है, देखो संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है, संवेग P बराबर होता है mv, और इसका अनुपात किससे करना है, v से। तो v से भी कट गई कि नहीं, तो संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहा जाएगा, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यही देखो फिर मिल गया, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान। कोई भी क्वेश्चन रटने नहीं है आपको, आराम से समझ लीजिए, बहुत आराम से हो जाते हैं ये।
शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का होता है। देखो, जब कोई वस्तु एक समान गिर रही हो या बढ़ रही हो या चल रही हो तो उनकी हमेशा त्वरण समान होता है। क्या समान होता है? त्वरण समान होता है, तभी उनकी गति समान होगी। जब तक त्वरण समान नहीं होगा तब तक गति समान नहीं होगी। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? वो क्या होता है? F बराबर ma। अब यहाँ देखो, द्रव्यमान बल कितना है? 5 न्यूटन का, तो 5 बराबर m द्रव्यमान दिया है 2 किलोग्राम। आपको त्वरण ज्ञात करना, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 5/2, और 5/2 का मतलब क्या हो गया? 2.5। अब ये त्वरण है कि नहीं? तो ये किस में होता है? हमेशा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोगों को बी और ए में अंतर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो समझ लें कि जो बी है उसमें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। वो बी में क्या है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होती है चाल, और जब चाल का अगर दूरी वो समय के साथ अनुपात दे दिया जाए तो वो हो जाता है त्वरण। तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बहावल न लगा जाए। ये कौन सा नियम है? तो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। कौन सा? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु भ्रामवस्था में है तो भ्रामवस्था में ही रहेगी, और यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बहावल न लगाया जाए। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जड़त्व का नियम। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले ही नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले ही नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। चलिए आगे देखते हैं। और पहले नियम से, न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। पहले नियम से क्या प्राप्त होती है? बल की परिभाषा। क्योंकि हमें पता चल गया कि बल क्या होता है? जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे। गतिमान है उसे स्थिर कर दे, स्थिर है उसे गतिमान कर दे, उसे क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। तो बल की परिभाषा पहले नियम से निकल कर आती है। द्वितीय नियम से बल का समीकरण निकलता है। द्वितीय नियम से बल का समीकरण आता है, जिसे कहा जाता है F बराबर ma। ये किस नियम से निकल कर आया? न्यूटन के द्वितीय नियम से। पहले नियम से बल की परिभाषा निकल कर आई है, द्वितीय नियम से बल का समीकरण निकल कर आया है। चलिए, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और लगातार आपको बता ही दें कि जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है, ये न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम का संयुक्त रूप होता है। किसका? न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम का संयुक्त रूप। न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम का जो संयुक्त रूप होता है वो कौन होता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अस्वाभाविक गिरने की आशंका कर दे। तो जब कोई, अब घोड़ा एकदम चल रहा है कि नहीं? तो घोड़ा क्या था? पहले रुका था, तो रुकने के लिए क्या हो गया? विराम का जड़त्व। हमने क्या कहा था? जब कोई वस्तु भ्रामवस्था में, तो भ्रामवस्था में ही रहेगी, तब तक गतिमान नहीं होगी जब तक कोई उस पर बहावल न लगाए। जब बहावल लगाया जाएगा तो अगर कोई वस्तु गतिमान है तो आगे की ओर झुकेगी, और अगर स्थिर है तो पीछे की ओर झुकेगी। हिंट के लिए थोड़ा समझ लो, ये एक सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि यदि ट्रेन चलना आरंभ कर दे तो यात्री आगे की ओर झुकेगा या पीछे की ओर। बच्चा परेशान हो जाता है, कंफ्यूज आ जाता है, लेकिन कतई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप इतना समझे कि आप बाइक चलाते हैं, बाइक में जब कहीं भी इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो आप आगे की ओर झुकते हैं कि पीछे की ओर? तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुकते हैं। तो चलती हुई गाड़ी अगर रुकेगी तो आगे की ओर झुकोगे, और अगर इसके विपरीत क्या होता है? रुकी हुई गाड़ी, वो चलती हुई, वो चलना, जब चलोगे आप तो पीछे की ओर झुकोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं। बताया भी आगे की दिशा में झुक जाते हैं। ये कौन सा नियम है? तो न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के पहले नियम के 2-4 उदाहरण और देख लो आप। जैसे बस का यात्री में आगे की ओर झुकना चलती हुई बस में, ठीक है,
खड़ी बस में अगर या बस गतिमान हो रही है तो पीछे की ओर झुकना, पेड़ से टहनी हिलाने पर फल का नीचे गिरना, कंबल में डंडे मारने पर धूल के कण का अलग होना। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे सुन लेना। एक गिलास पानी का भरा रखा है और पोस्ट गार्ड के ऊपर सिक्का रखा है। यदि पोस्ट गार्ड खींचते हैं तो सिक्का पानी में गिर जाता है। ये कौन सा? न्यूटन का पहला नियम। ऐसे ही जब किसी कांच में पत्थर मारा जाता है तो चटक जाता है, गोली मारी जाती है तो गोल छेद हो जाता है। कौन सा नियम? न्यूटन का पहला नियम। क्योंकि जब गोली मारी तो जो कांच के कण थे वो गतिशील नहीं हो पाए, पत्थर मारने पर गतिशील हो जाते हैं तो कांच क्या हो जाता है? चटक जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जब कांच में पत्थर मारा जाता है तो कांच चटक जाता है, गोली मारी जाती है तो गोल छेद होता है। क्यों? क्योंकि कांच के कण गोली की गति के कारण सक्रिय नहीं हो पाई। अगर कांच जितनी गोली गति से मारी जाती है, अगर उतनी गति से कांच मारा जाए तब भी कांच में छेद ही होगा, चटकेगा नहीं। आगे देखते हैं। बल का गुणनफल, बल गुणनफल है। देखो बल अभी बताया था कि नहीं, F बराबर ma। m क्या है? द्रव्यमान। a क्या है? त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते रहे आप लोग, आंसर भी थोड़े बताते रहे। बल गुणनफल है, देखो किसका भैया बताया था? द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है, पृथ्वी पर हर जगह समान रहता है, नहीं। देखो ये जो भार होता है, भार, इसे थोड़ा समझ लो। भार बराबर होता है W बराबर mg। जो द्रव्यमान होता है ये हमेशा व्यक्ति का समान रहेगा, कहीं भी पहुंच जाए। लेकिन भार क्या होता है? भार में होता है त्वरण का गुणा। तो द्रवों पर त्वरण अधिक होता है, द्रवों पर अधिकतम ऐसा होता है अधिकतम। भूमध्य रेखा पर होता है न्यूनतम, मध्य रेखा पर न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम। तो जब शरीर का वजन कहाँ अधिक हो जाएगा? ध्रुवों पर जब व्यक्ति जाएगा तो भार कैसा हो जाएगा? अधिकतम। और जब भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर आएगा तब कैसा हो जाएगा? न्यूनतम। देखो जो द्रव्यमान है वह हमेशा कैसा रहता है? समान। द्रव्यमान पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। परिवर्तन जो होता है वो किस पर होता है? भार पर होता है। चलिए, यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? समझो, चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। जब चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होगा तो 600 में 1/6 कर दो, कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। ये क्वेश्चन दिमाग में रख लेना कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 39.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान क्या होगा? देखो भार का मतलब क्या होगा? W हो गया कि नहीं? 39.4। द्रव्यमान ज्ञात करना है, त्वरण कितना होता है? 9.8। तो m बराबर क्या हो जाएगा? 39.4 बटे 9.8। 9 तिया 27। कितनी बार कट रहे हैं? 3 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। देखो सभी प्रश्न आए हुए, इसीलिए प्रैक्टिस के तौर पर ये प्रश्न करवा रहे हैं हम आपको। परीक्षा में रायता फैलेगा। आगे देखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। अभी हमने ऊपर क्या बताया था? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो कैसा होता है? पृथ्वी की तुलना में 1/6। तो चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है। और ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। अगर पृथ्वी पर 9.68 है कि नहीं, तो इसका 1/6 कर दो। ये किस पर हो जाएगा? चंद्रमा पर। किस पर हो जाएगा? चंद्रमा पर। आगे देखते हैं। ये वैल्यू पर बता ही चुके। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर होता है गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कैसा होता है? न्यूनतम होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं? 9.8। तो 9.8 न्यूटन।
जड़त्व तो आगूढ़ या कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो ये कोणीय संवेग का, किसका? कोणीय संवेग का। आगे देखते हैं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है यदि 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। देखो समझ लेना, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का आयतन होता है, जल का आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जब आयतन न्यूनतम होगा तो घनत्व तो कैसा हो जाएगा? सर्वाधिक हो जाता है। क्योंकि समझ लेना आप, घनत्व बराबर होता है बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। जब द्रव्यमान जब घनत्व आयतन न्यूनतम हो रहा होगा तो सीधी सी बात है द्रव्यमान घनत्व बढ़ेगा कि नहीं? तो जब आयतन न्यूनतम होगा तो घनत्व बढ़ जाएगा। तो जल का आयतन 4 डिग्री पर न्यूनतम होता है। 4 डिग्री से अगर आप ऊपर जा रहे हो, अगर आप 5 डिग्री पर पहुंच रहे हो तो आयतन बढ़ेगा। अगर आप 3 डिग्री पर आ रहे हो तब भी आयतन बढ़ेगा। तो अब देखो 9 डिग्री से जब 4 डिग्री तक पहुंचेगा तब आयतन पहले क्या होगा? घटेगा। फिर बाद में जब 4 के नीचे पहुंचेगा 3 पर तब क्या होगा? बढ़ेगा। तो आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। विशेष ध्यान देना, 4 डिग्री पर न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री तक आयतन घटता है, 4 के बाद फिर बढ़ना शुरुआत हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन एक बहुत पूछा जाता था पहले, अब हालांकि 2-3 वर्षों से हमने नहीं देखा उसे, कि जल की सतह को एक झील जम जाती है फिर भी झील की सतह पर मछलियां जीवित रह जाती हैं। यही कारण है कि जो झील की सतह है उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जिसके कारण झील मछलियां सांस लेती रहती हैं। चलिए, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी पिघल जाएगी तो बीकर में क्या परिवर्तन पड़ेगा? देखो, जो बर्फ होती है अपना आयतन पहले से घिरे रहती है तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। बीकर के तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। देखो, जमने पर भी हमने क्या बताया था, 4 डिग्री के बाद जल का आयतन बढ़ता है कि नहीं? तो जलने पर पानी फैलता है, पानी फैलेगा तो बोतल चटक जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? देखो, बर्फ पर जो होता है वो घर्षण कैसा हो जाता है? न्यूनतम। तो बर्फ पर घर्षण कैसा हो जाता है? न्यूनतम। विशेष समझ लेना, घर्षण अगर न्यूनतम है तब भी चलने में परेशानी। घर्षण अधिकतम है चलने में परेशानी। घर्षण अधिक होगा तो चलने में परेशानी क्यों होगी? व्यक्ति फिसल जाएगा। सतह कैसी होगी? चिकनी। और जब घर्षण न्यूनतम होगा तो सतह कैसी होगी? खुरदरी। और खुरदरी सतह में आपको मालूम है चलने में परेशानी होती है कि नहीं? आप पैर रख के देखो, बड़ा मजा आएगा। जब सतह खुरदरी होगी तब भी चलने में परेशानी होगी, जब सतह चिकनी होगी तब भी चलने में परेशानी होगी। दोनों ही कंडीशन में, और वो घर्षण अगर कम है तब भी परेशानी होगी, घर्षण अधिक है तब भी परेशानी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में घर्षण कैसा होता है? कम हो जाता है। क्योंकि बर्फ कैसी होती है? चिकनी सतह होती है। जब चिकनी सतह हो जाएगी तो घर्षण कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे देखते हैं, लोहे की कील पारे में तैरती रहती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। विशेष ध्यान देना, अगर कोई वस्तु किसी में तैर रही है, कभी भी अगर वस्तु तैर रही है तो जे मान लो जो सी वस्तु तैर रही है उसका घनत्व तो कम है, तो लोहे में वो पानी में डूब जाती है तो पानी से लोहे का घनत्व तो कैसा होगा? ज्यादा। तो लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है, लेकिन पारे से कैसा है? कम। अगर ऊपर तैर रही है तो घनत्व तो कैसा हो जाएगा? कम। आसमान में बादल तैर रहे हैं, जब कोई भी वस्तु कहीं भी तैर रही हो, जिस वस्तु में तैर रही होगी
जिस चीज में तैर रही होगी, जिस द्रव में तैर रही होगी, उसका घनत्व हमेशा कम होगा। चलिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, देखो आयतन पानी का कहाँ न्यूनतम बताया था हमने ऊपर जस्ट 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व कैसा होगा, सर्वाधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहती है। यदि आप वस्तु की मात्रा बदल रहे हैं तब भी एक चीज आपकी अपरिवर्तित रहती है। हमने कल आपको बताया था कि नहीं, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। जब अगर मान लो आप आयतन बढ़ाओगे तो द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा कि नहीं, लेकिन घनत्व तो कैसा रहेगा, फिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग दिखाई देता है। देखो समुद्र में जब कहीं प्लवन कर रहा है तो 1/9, लेकिन अगर शुद्ध जल में प्लवन कर रहा है, शुद्ध जल में या नदी में, तो ये 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10 भाग दिखाई देता है। लेकिन अगर अशुद्ध जल है, जिसमें अब समुद्र में क्या होती है, सांद्रता अधिक होती है, तो 1/9 भाग दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं, भाग कैसा ज्यादा दिखाई देगा। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। जो लोग भाई साहब चैनल पर नए आए हो, कृपया आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ही लाभ होता है। जब आप वीडियो ज़्यादा शेयर होगा, ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लाभ होगा। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते, चिपकने का मतलब क्या हो गया, उनका जो गलनांक हो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हवाई जहाज में यात्रा करते समय वाल पेन से स्याही निकल जाती। देखो हवाई जहाज जब वातावरण में आप ऊपर जाएंगे, वायुदाब में क्या हो जाएगी, कमी। जब वायुदाब में कमी हो जाएगी तो स्याही निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जब कभी आप धरातल से ऊपर जाएंगे तो वायुदाब में क्या आ जाती है, कमी। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। देखो वायुमंडल दाब क्या हो जाता है, कम। जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो पानी जल्दी उबलने लगता है। वायुमंडलीय प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो जल्दी खाना उबलने लगेगा। ऐसे ही अगर कभी आप पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं कहीं, तो पहाड़ी क्षेत्र में भी खाना ऊपर जल्दी बन जाता है, क्यों, क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। सावन के बुलबुले के अंदर दाब कितना होता है, तो ये हजारों बार बताया जाओ क्वेश्चन है। सावन के बुलबुले के अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होने का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वायु दाबमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाए तो मौसम कैसा होगा। जब रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाएगी तो मौसम होगा तूफानी। मौसम कैसा होगा, तूफानी। अगर रीडिंग में अचानक गिरावट आ रही है तो। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। देखो जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि दाब बढ़ रहा है अधिक, तो ताप क्या हो जाएगा, कम ताप पर भी उबलने लगेगा। अधिक दाब पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है। जब अधिक दाब होगा तो पानी कम ताप पर भी पानी टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा तो उबलने लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि ऊपर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। नीचे वायुमंडलीय दाब था तो वो चला गया, जब ऊपर जाएगा वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, गुब्बारा कैसा हो जाएगा, फट जाएगा। आगे देखते हैं। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किसके कारण होता है। देखो सूर्य में ऊर्जा किसके कारण आती है, तो सूर्य की ऊर्जा आती है आपकी नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा। किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा। नाभिकीय संलयन क्रिया में होता क्या है, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं। सूर्य जो भोजन होता है वो हाइड्रोजन से हीलियम के रूप में लेता है, इसीलिए हाइड्रोजन का भाग कम हो रहा है। जब सूर्य ठंडा हो रहा है, जब हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो सूर्य कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा और 2 हाइड्रोजन मिलाकर एक हीलियम लेते हैं ये, ठीक है। चाहे सूर्य हो और चाहे तारे, ये दोनों ही नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। अब 2 क्वेश्चन और तारों को लेकर दिमाग में आ गए कि तारों की आयु किसके द्वारा निर्धारित होती है। तारों की आयु और तारों का तापमान किस पर निर्भर करता है।
देखो तारों की जो आयु है वो उसकी चमक पर निर्भर करती है। अगर तारा ज़्यादा चमकने लगा तो मान लीजिए मृत्यु के करीब आ गया। तारों का जो तापमान होता है वो उसके रंग पर निर्भर करता है। कार्य तारा जिस रंग का होगा वैसा ही उसका तापमान होगा। या तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो तारों का रंग लिख लेना। यहाँ तारों का रंग करता है उसके तापमान पर निर्भर। ठीक है, आगे देखते हैं। चाबी भरी घड़ी में, देखो चाबी भरी घड़ी चल तो रही नहीं, तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। जब हम रबड़ के गद्दे पर सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है, देखो जब आप, अब रबड़ का गद्दा है वही स्थिति पुनः प्राप्त कर लेता है। जब कोई वही स्थिति पुनः प्राप्त कर ले तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा होती है। देखो घड़ी में भी वही स्थिति प्राप्त हो जाती है, गद्दे में भी वही स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो ऊर्जा कौन सी हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, देखो चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा होती है, बहते हुए पानी में होती है, चलता हुआ हथौड़ा में होती है, लेकिन खिंचे हुए धनुष में, जिस अवस्था में धनुष है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, के बराबर हाफ mv²। देखो यहाँ वो गतिज ऊर्जा दोगुनी कर रहा है तो v को क्या कर रहा है, दोगुनी कर रहा है। गति दोगुनी कर रहा है तो नहीं, तो दो दूनी क्या हो जाएगा, 4। तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। आगे देखते हैं। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जाता है, या द्रव्य नहीं है, सॉरी ऊर्जा है, ऊर्जा का ना तो सृजन होता है, और ना ही विनाश होता है, ना ही विनाश होता है। ये नियम है आपका ऊर्जा संरक्षण का। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा का ना तो विनाश किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये नियम किसका है, ऊर्जा संरक्षण का। धन्यवाद। इतिश्री जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। इतिश्री।